ठीक है। अगला हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल स्टडी का, ईवीएस का, चैप्टर नंबर 8 रहेगा। ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 में अगर मैं बात करूं, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में रहेगा जैव विविधता, खतरे और संरक्षण। इससे पहले जो 2 चैप्टर हमने बात किया था ना, तो छठा चैप्टर था वो तो मैंने बता दिया था, और 8वां चैप्टर भी जैव विविधता को लेकर के है, खतरे और संरक्षण। तो जैसे अगर मैं बात करूं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, जैसे क्या है, जैव विविधता की हानि के कारण क्या है, ये जैव विविधता की जो हानि हो रही है इसका रीजन क्या है, अधिवास की हानि हो रही है, अधिवास रहने का जो स्थान और खत्म हो रहा है जैव विविधता, यही है। ठीक है। मनुष्य और वन्य जीव संघर्ष है। जैव विविधता में क्या देखने को मिल रहा है कि भाई मनुष्य में और जीवों में, वन्य जीवों में क्या है, संघर्ष है ना। ठीक है। आगे देखिएगा, वन्य जीवों का अवैध शिकार हो रहा है, सबको पता होगा। जैव विविधता क्यों खत्म हो रही है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं ना जीवों का, खत्म नहीं हो गए, जैव आक्रमण हो रहा है। ठीक है, इसका भी कारण है। जैव विविधता संरक्षण के लिए जरूरत क्या क्या है, क्या उन कौन सी जरूरत है कि हमें जैव विविधता को बचाना चाहिए, इसका संरक्षण करने के लिए। ठीक है। अगला है जैव विविधता का संरक्षण, यथास्थल संरक्षण, बाह्य स्थल संरक्षण। जैव यथास्थल मतलब बाह्य स्थल समझते हो, जैसे मान लो कोई जानवर है, जहां पर रहता है वहां पर उसकी सेफ्टी नहीं है तो उसको वहां से उठा करके कहीं दूसरी जगह रख देते हैं। बाह्य स्थल तो ये होता है, यथास्थल यानी उसी जगह पर उसको संरक्षण दे दो। जैसे हमने बहुत सारे ना, जैसे रिजर्व पार्क घोषित कर रखे हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर तो उसके लिए अभ्यारण्य, एक वर्ड तुम सबने सुना होगा, अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, और दूसरा सुना होगा रिजर्व पार्क। तो ये रिजर्व पार्क जो है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, यही चीजें हैं कि जैसे मान लो हाथी है, भी मान लीजिए हाथी है, जहां हाथी रहता है उसको सेफ्टी वहां पर नहीं है, उसको वहां से उठा करके कहीं और हम उसको रख देते हैं, वहां उसका संरक्षण है। या कई बार क्या कर देते हैं, जैसे शेर है तो शेर के लिए जो स्थान है उसको हम आरक्षित घोषित कर देते हैं। तो यही है कि आप जैव विविधता का संरक्षण कैसे करेंगे, यथास्थल संरक्षण, ये दो दो तरीके हैं, यथास्थल और बाह्य स्थल संरक्षण। और 8वां हमें जो पढ़ना है, प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, आप देखिएगा, इसको देखते हैं चैप्टर्स को। ठीक है, 8.2 में देखिएगा। ठीक है, 8.2 जैव विविधता की हानि के कारण क्या है, देखिएगा। जैव विविधता की हानि के मुख्य कारण में शामिल है भूमि उपयोग में बदलाव। जो जैव विविधता में हानि हो रही है इसका कारण क्या है, मुख्यतः हम क्या मानते हैं कि भूमि का जो उपयोग है उसमें जो बदलाव हो रहा है, बदलाव है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में बदलाव होना, एक तो भूमि का जो यूज है वो बदल रहा है। वातावरण में यानी हमें इन्वायरमेंट में क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर में बदलाव हुआ है। बदलती जलवायु, यानी जलवायु जो ये भी जैव विविधता की हानि का कारण है। जैव आक्रमण, ये भी जैव विविधता की हानि का कारण है। नाइट्रोजन का जमाव, जैसे वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन जमा हो रही है तो यह भी क्या है, जैव विविधता का क्या है, एक कारण है। ठीक है, इसको भी हम किसके रूप में देखते हैं, जैव विविधता की जो हानि हो रही है उसके कारणों की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जैव विविधता की हानि का कारण क्या है, देखो, भूमि उपयोग में बदलाव, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में बदलाव, बदलती जलवायु, जैव आक्रमण और नाइट्रोजन का जमाव। जैव विविधता की हानि के कई और तरह तरह के कारण है, यानी जैव विविधता के और भी बहुत सारा कारण है जिससे जैव विविधता की क्या हो रही है, हानि हो रही है। इन सभी का आपस में संबंध होता है। आप आने वाले इस अनुभाग में इन कारणों को विस्तार से अध्ययन करेंगे। सब यहाँ पर देखिए, यानी जैव विविधता की हानि के कारण क्या है। जैसे देखिएगा, अधिवास की हानि, अधिवास मतलब समझते, रहने वाला जो स्थान है जीवों का वो भैया खत्म हो रहा है जैव विविधता की हानि में। जैसे मान लो कि शेर जहां पर रहता था, अगर वहां की जैव विविधता नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगा, अधिवास का मतलब ये था, अधिवास रहने का स्थान जो है जीवों का, जंतुओं का, वह पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। इसको लेकर के हम बात करें, देखिएगा, अधिवास का अर्थ है वह क्षेत्र जहां प्रजातियों के लिए भोजन आवास इस्तेमाल करती हैं। यानी अधिवास का मतलब ऐसा स्थान जहां से जीव जंतु जो हैं, यानी जो प्रजातियां हैं, वहां से भोजन और उनका आवास का इस्तेमाल करती हैं और प्रजनन करती हैं, जहां पर रहती हैं। ठीक है, अन्य पादप और जंतु प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा जोखिम उनके अधिवास के विनाश या बदलाव का कारण है। यानी जैव विविधता की हानि में अगर आप देखेंगे, जो अधिवास की हानि हो रही है, यानी रहने का, खाने का, और जहां पर निवास करती थी उसकी जो हानि हो रही है, जो खत्म हो रही है, यह जैव विविधता का एक बड़ा कारण है। यदि एक जंतु
का अधिवास नष्ट हो जाता है या इसमें बाधा आती है तो उसमें बदलाव के अनुकूल आवश्यक कारक होंगे। यानी कहने का मेरा मतलब यहीं पर है कि अगर किसी जंतु का अधिवास यानी रहने का स्थान अगर खत्म हो जाता है तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी, उसके बदलाव में अनुकूलन में अवश्य करना चाहिए, उन्हें कहीं और जाना चाहिए, अन्यथा मौत हो सकती है। जैसे मान लो कोई जीव जंतु अगर जहां पर रहता था उसका घर नहीं रहेगा, अधिवास खत्म हो जाएगा तो उसकी नहीं रहेगा, भाई उसका वातावरण बदल गया तो उसकी मौत हो सकती है ना। जब उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर जाने के लिए मजबूर किया जाता है और यदि उन्हें एक उचित अधिवास मिल जाता है तो संभावना है कि उस अधिवास को पहले से उपयोग किया जा रहा हो। परिणाम स्वरूप एक सामान्य प्रजाति और अन्य जंतुओं की स्थानीय आबादी के साथ उन्हें प्रतियोगिता करनी पड़ती है। इसका दूसरा विकल्प है कि इससे एक उपेक्षित अधिवास में चले जाना जहां हमलावर का शिकार हो सकता है, उन्हें भूखा रहना पड़ सकता है या रोग हो सकता है। जैसे मान लो कही जा रही कि अगर कोई जानवर है जहां पर रहता था, ठीक है, अब वहां पर नहीं रहता, उसका अधिवास खत्म हो गया, कहीं दूसरी जगह पर जाएगा तो उसको संघर्ष करके रहना पड़ेगा। ठीक है, कुछ जीव जैसे कबूतर, गौरैया, चूहे, मूसक और हिरण संश्लेषित अधिवासों में भली भांति रहते हैं और उन्हें मानवीय गतिविधियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, किंतु अनेक मसलों में ऐसा नहीं होता है। जैसे कबूतर है, गौरैया है, तो अपना घर बदलते रहते हैं, अधिवास इनका बदलता रहता है, इनको हानि नहीं पड़, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं, जानवर हैं जिनका घर बदलने से काफी प्रभाव पड़ता है उन पर। कुछ अधिवास जैसे प्रजातियों के लुप्त होने के कारण अधिक संवेदनशील होते हैं, जैसे भृंग अधिवास कहते हैं। केरल रीफ, महासागर के द्वीप और पर्वतों के शिखर महत्वपूर्ण भृंग अधिवास हैं। तो कहने का मतलब अगर कोई कोई जीव जंतु ऐसा है कि उसका रहने का जो स्थान है अगर वह खत्म हो जाएगा तो उसके लिए काफी समस्या बनेगी। अधिवास का मतलब यही तो है कि जैव विविधता खत्म हो गई, जीव जहां पर रहता था, जीव जंतु जहां पर रहते थे, अब उनका घर नहीं बचा है तो क्या होगा, या तो खत्म हो जाएंगे, सिंपल सी बात है ना। तो क्या जैव विविधता का हानि से क्या हो गया, ये बहुत बड़ा कारण पड़ेगा, जीव जंतु का जो अधिवास है, रहने का स्थान है, वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अधिवास के विनाश को आज वैश्विक और जैव विविधता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में मान्यता दी गई है। क्या करें, अधिवास का जो विनाश है आज उसको वैश्विक और जैव विविधता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में मान्यता दी गई है। इस पर दुनिया भर में अधिकांश प्रजातियों के नष्ट हो जाने का दायित्व है। इसमें क्या क्या शामिल है, देखो, अधिवास के विनाश से आज विश्व में जैव विविधता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो, अगर अधिवास खत्म हुआ जानवरों का तो क्या होगा, जैव विविधता खत्म हो जाएगी भाई, ठीक है। और इसमें क्या क्या शामिल है, भूमि उपयोग के लिए जंगलों को काटना, विकास, खेती आदि के लिए इन्हें काटना, यानी हम लोग जो भूमि को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, इसी से तो जानवरों का, पेड़ पौधों का अधिवास खत्म और जानवर जीव जंतुओं का। बड़े पैमाने पर लकड़ी का इस्तेमाल, छोटे पैमाने पर टुकड़ों में खेती, खेती के लिए विस्थापन को, अफ्रीका में 70% जंगलों की कटाई हो गई है, एशिया में 50% जंगलों की कटाई की गई है, अमेरिका में 35% जंगलों की कटाई के लिए जिम्मेदार। यानी अधिवास की हानि क्यों हो रही, क्योंकि हम लोग खेती के लिए और लकड़ियों के लिए लगातार जंगलों को काट रहे हैं। इससे कह सकते हो कि जो जीव जंतु हैं उनके अधिवास यानी रहने का जो स्थान है वह बिल्कुल खत्म हो रहा। मत्स्य संवर्धन के लिए मैग्रोव स्थानों का विनाश हो जाना, मत्स्य संवर्धन के लिए यानी जो मैग्रोव वन है उनको हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है। कोरल का खनन और विनाश, यानी हम क्या कर रहे हैं, कोल के लिए जो खनन किया जा रहा है, जैसे हम किसी चीज का भी खनन हो रहा है, जैसे कोयले का खनन हो रहा है, इससे भी अधिवास की हानि हो रही। भूमि उपयोग के लिए झीलों का रूपांतरण किया जाता है, जैसे कई बार हम झील को एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं, इससे भी जीव जंतु के अधिवास में हानि यानी रहने का। इमारती लकड़ी और जलावन लकड़ी के लिए बहुत अधिक इस्तेमाल, यानी हम लोग क्या खाना पकाने के लिए, जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे भी अधिवास की हानि, क्योंकि वृक्षों की कटाई पेड़ों की कटाई का रीजन है, ठीक है। अधिवास को मनुष्य द्वारा जलाना, उदाहरण के लिए विस्थापन खेती के लिए जंगलों को जलाना, मवेशियों को चारे की मात्रा बढ़ने हेतु घास के मैदानों में आग लगाना। हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम घास के मैदानों को कम करने के लिए या खेती को बढ़ाने के लिए हम या क्या करते हैं, घास के मैदान जला रहे हैं, चीजों को कर रहे हैं, इससे भी अधिवास जो है जीव जंतुओं का खत्म हो रहा। नदियों पर बांध बनाने से जीव जंतुओं का अधिवास खत्म हो जाता है, नदियों पर बांध के कारण। मीठे पानी के जलाशय में तलछट और कीचड़ का जमा हो जाना, मीठा जो पीने योग्य पानी है, जिस पानी को हम पीते हैं, अगर इसमें तलछट यानी नीचे अगर काई जम जाएगी या मिट्टी जम जाएगी और कीचड़ जा जाएगा जो पीने योग्य पानी है, उससे भी पीने योग्य पानी नहीं रहेगा, अधिवास की हानि होगी।
प्रदूषण से भी प्राकृतिक और अधिवासों में बहुत अधिक बाधा आती है। ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट से गंभीर नुकसान होता है, खास तौर पर जलीय अधिवासों पर, यानी जो जलीय अधिवास हैं उस पर अगर प्रदूषण होगा तो काफी बाधा पड़ती है। उदाहरण के लिए 1950 से 1960 के दशक में कीटनाशकों, खास तौर पर क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कई पक्षियों की आबादी में कमी है, जैसे ब्लड इग और पाउन पेलिकन। ये सारे, यानी देखो कहने का मतलब है कि जो प्रदूषण है उससे भी गंभीर नुकसान हो रहा है और जीव जंतुओं का जो अधिवास है वह समाप्त होता चला जा रहा है। ठीक है, यह खत्म हो रहा है। ठीक है, कई देशों में कुछ ऐसे ही प्राचीन क्षेत्र हैं जहां मनुष्यों द्वारा किसी भी प्रकार के अब तक बदला नहीं गया है। इन अधिवासों को पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया है, तो उन्हें वह छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। विकास के दौर में अधिवास के द्वीप बना दिए गए हैं। विभाजन करने के लिए प्रजातियों को अधिक प्रकाश, हवा और तापमान मिलता है, जो प्राकृतिक तौर पर मिलने वाली मात्रा से अधिक है। देखो कह रहे हैं कि जो जीव जंतु जहाँ रहते हैं उनका एक तो आवास खत्म हो रहा, कई बार हमारा जो वायुमंडल गर्म हो रहा है या पर्यावरण बदल रहा है, इससे भी अधिवास खत्म होता है। एक बात बताओ, अगर कोई जानवर जीव जंतु है, ठंडी जहाँ रहती वैसे में रहता है और हमेशा ठंडी का मौसम रहता था, लेकिन जलवायु परिवर्तन से क्या रहा, गर्म मौसम हो रहा, तो उस जीव जंतु का अधिवास यानी रहने का स्थान तो खत्म हो गया ना। इस प्रकार प्रजातियों के उत्तर जीविता के लिए अनेक भोजन और पानी के स्रोतों में कमी आ रही है और प्रजनन के लिए भी कुछ साथी ही मिलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इससे भी जीव जंतुओं का अधिवास खत्म हो रहा है और जैव विविधता के लिए एक बड़ा जिम्मेदार कारक है। विभाजित दृश्यावली के में कई प्रजातियों में अपने प्रकार की प्रजातियों से अलग होने के परिणाम आंतरिक प्रजनन होने लगता है। इससे उनके आनुवांशिक विविधता को नुकसान पहुंचता है और स्थानीय स्तर पर वह लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, देखिएगा, प्रजातियों की 3/4 से अधिक संख्या को आज अनेक वन्य अधिवासों के विनाश के कारण लुप्त होने का खतरा है। इन प्रजातियों को बड़ी संख्या में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं जहां मानव आबादी बहुत अधिक विस्फोटक रूप से बढ़ी है और अधिवास का विनाश तेजी से हुआ है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में धरती की सतह को केवल 7% कितना, यहाँ सुनना, यहाँ से देखो, यहाँ क्या करें, ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ से क्या कहा जा रहा है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में धरती की सतह को केवल 7% आता है, फिर भी यह कुल प्रजातियों से लगभग 3/4 प्रजातियां निवास करती हैं। आज इन जंगलों को चिंताजनक दर से नष्ट किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि अधिवास की हानि हो रही है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगला देखिएगा, मनुष्य और वन्य जीव संघर्ष। ठीक है, इससे भी जैव विविधता को लेकर के मनुष्य कुछ पादप और जंतु प्रजातियों के उनके प्रतिस्थापन की दर की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। मनुष्य और कुछ पादप जो है ना, जंतु प्रजातियों को उनको यानी हम बहुत ज्यादा उनका यूज कर रहे हैं। ठीक है, दुनिया के प्रमुख महासागर मत्स्य पालन स्थानों में से 9 स्थानों में गिरावट आई है। मत्स्य पालन समझते हो, मछली पालन, समुद्रों में महासागरों में जो मछली पाली जाती है, गिरावट आई है स्थानों में, क्योंकि यह बहुत अधिक संख्या में मछलियां पकड़ी जाती हैं और साथ ही जल प्रदूषण, अधिवास का विनाश हो रहा है। मत्स्य पालन, जहां समुद्रों के आसपास, महासागरों के आसपास मछली पालन हो रहा है, बड़ी संख्या में वहां पर मछली पकड़ी जा रही है और जल प्रदूषण से अधिवास खत्म हो रहे हैं, मछलियों के रहने का जो स्थान है। उदाहरण के लिए दक्षिणी ब्लूफिन टूना, अंटार्कटिक हेबल, ठीक है, अंटार्कटिका सलामान, इस समय लकड़ी की कटाई की दरों में मोहगनी और अन्य वृक्षों की प्रजातियों को समापन का खतरा है, जिसे बढ़ने और परिपक्व होने में कई वर्ष का समय लग जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, वन्य जीव में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष का वैश्विक बाजार, पालतू जानवरों, लोक चिकित्सा, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ, सजावटी वस्तुएं उपयोग का, इससे हाथियों, अरसाइनों, सी हॉर्स, रंग बिरंगे कोरल, उष्ण कटिबंधीय पादपों और पक्षियों, भालुओं, पांडा, बाघों का जोखिम भरा है। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं,
देखिएगा, पालतू जानवरों का वैश्विक बाजार जो बढ़ रहा है, सजावटी वस्तुएं हो, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ हो, इस कारण से भी अगर आप देखेंगे तो जैव विविधता की क्या हो रही है, हानि हो रही है। हम लोग ना ज्यादा जो जीव जंतुओं का प्रयोग कर रहे हैं, यानी मनुष्य और वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है। यानी जानवरों और जीव जंतुओं के बीच में और आदमी के बीच में क्या है, एक संघर्ष है। किसका संघर्ष है? आदमी जीव जंतुओं पर कंट्रोल करना चाहता है, उनका खाने के लिए या सजावटी के लिए, चिकित्सा के लिए, पालतू जानवरों का शिकार, ये सारी चीजें क्या करें कि मनुष्य और वन्य जीव संघर्ष को बता रही हैं। और ये मनुष्य और वन्य जीव संघर्ष क्या है, जैव विविधता की हानि का भी एक क्या है, बहुत बड़ा कारण है। अगला देखिएगा, प्रजातियों का चयनात्मक विनाश हो रहा है, यानी जो प्रजातियां हैं उसका चयनात्मक विनाश हो रहा है, यानी खत्म हो रही प्रजातियां। एक प्रजाति का चयनात्मक विनाश होने से मौजूद जंतुओं के को में बराबर मात्रा में दुर्भाग्यशाली परिणाम उत्पन्न करते हैं। उपयुक्त चयनित विनाश के अनपेक्षित परिणामों का प्रदर्शन आपको यात्री कबूतर के उदाहरण से समझाया जा सकता है। 19वीं शताब्दी के मध्य में यात्री कबूतर, यानी ऐसे कबूतर जो उड़ करके आते थे, संभवतः धरती पर सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाला पक्षी था। कब भैया? 19वीं शताब्दी में यात्री कबूतर धरती पर सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाला पक्षी था। प्रवास के दौरान उनके झुंड से आकाश भर जाता था और एक झुंड से उड़ने की लंबाई 400 किलोमीटर लंबी थी तथा इनमें कम से कम 2 बिलियन पक्षी होते थे। इनकी संख्या इतनी अधिक होती थी कि पक्षियों के भार से पेड़ों की शाखाएं टूट जाती थी। यात्री कबूतर इतना होता था कि अब कबूतर जाकर के पेड़ पर बैठ जाता था तो पेड़ का शाखा टूट जाती थी, पेड़ ही टूट जाता था। एक स्थान से इस झुंड को निकलने में घंटों समय लगता था। लगभग 5 किलोमीटर चौड़े और 67 किलोमीटर लंबे जंगल के हिस्से में प्रति पेड़ लगभग 90 घोंसले थे। अनुमान लगाया जाता था कि वर्ष 1971 में 136 मिलियन कबूतर यात्रियों ने मध्य विस्कॉन यूएसए के 2200 वर्ग मील क्षेत्र में घोंसले बनाए। जहां इन यात्री कबूतरों ने अपने घर बनाए, वहां इनकी टनों बीट के गिरने से जंगल में उर्वरकता बढ़ी। सिंपल सी बात, कबूतर जो रहेगा उसका जो बीट है उससे क्या हुआ कि वहां पर जंगल में उर्वरकता बढ़ी। बड़ी संख्या में मौजूद आज धरती पर एक भी यात्री कबूतर नहीं है। आज उस समय इतना कबूतर था तो आज तो यात्री कबूतर धरती पर है ही नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि ये क्यों लुप्त हो गए, जिनका कारण है कि लाखों यात्री कबूतर हर साल भोजन के लिए मर गए, भोजन ही नहीं था इनके लिए। अगला देखिएगा, चयनात्मक प्रजातियों को पालतू बनाना। हमने क्या कर लिया, प्रजातियों को पालतू बनाना शुरू कर दिया, जीव जंतु को हमने पाल लिया, इससे भी जैव विविधता में हानि हुई। और हमने क्या किया, चयनात्मक तरीके से प्रजातियों का हमने विनाश किया। दूसरा, उनको पालतू बनाने से भी इकोसिस्टम में आया। देखो, मानव उन जीवित प्रजातियों की देखभाल करता है जो उनके लिए उपयोगी हैं और इसके लिए व्यापक प्रजनन कार्यक्रम चलते हैं। इससे उत्पादों का अधिकतम लाभ होता है। यानी आदमी सिर्फ वही जानवर पालता है जिससे भैया उसका लाभ होता है, बाकी ऐसे किसी जानवर को हम लोग नहीं पालते हैं। यानी हम लोग सिर्फ अपने लाभ के लिए जानवर को पाल रहे हैं, यहाँ पर इस बात को कहा जा रहा है। ठीक है, हम अपने लाभ के लिए पालते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान प्रजातियों ने कुछ उपयोगी विशेषताएं खो दी। जैसे किसी जानवर में अगर कोई विशेषता रही होगी, हमने पालतू बना लिया तो उसमें जो स्वतंत्र था, खुला था, घूमता फिरता था, यानी उसमें विशेषता खत्म हो गई, जिसके कारण से अब ये प्रकृति में अपना आप जीवित नहीं रह सकते। अरे बहुत सारा ऐसा जानवर है जिसको हम पाल लेते हैं, अरे पालतू जानवर को अगर छोड़ दोगे ना तो जी नहीं पाएगा, वही बात कही जा रही ना। इसका अच्छा उदाहरण है मक्का, जो मानव द्वारा इतना अधिक देखभाल मिली कि अगर इसे आप अपने पर छोड़ दिए तो यह जीवित नहीं रह सकता है। आज मनुष्य घरेलू पशुओं के बड़े झुंड होते हैं। आज देखते हैं कितना कितना हम लोग जानवर पाल रहे हैं। ये पशु भूमि की अत्यधिक चराई द्वारा जंतु आबादी में कमी लाने का उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार उस वनस्पति को नष्ट किया जाता है जिस पर वह अन्य जीव जंतु निर्भर करते थे। एक विशेष क्षेत्र में मूल वन्य जीव वहां के मूल पौधों के उपयोग की क्षमता होती, जहां वह लाए गए पौधों की तुलना में अधिक होती है। इस प्रकार कभी भी संभावना होती है कि वहां उपजाऊ इलाकों में रेगिस्तान में बदल जाए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम जानवर को बड़ी संख्या में जो पाल रहे हैं, इससे जमीन भी खराब हो रही है और जीव जंतु को पालने से कह सकते हो कि जैव विविधता में हानि है। एक महत्वपूर्ण प्रचलन यह है कि घरेलू पशु कई रोगों के वाहक होते हैं
और वह कई जंतुओं में फैल जाते हैं। जैसे अगर किसी जानवर को पाल लोगे ना, तो अगर उसमें कोई रोग फैल गया तो सब में फैल जाएगा। उदाहरण के लिए विशाल गैंडे के अस्थायी पुनर्वास में गंभीर नुकसान हुआ जब उन्हें स्थानीय घरेलू मवेशियों के द्वारा उन्हें रीफरडस्ट रोग हुआ। ठीक है। कीटनाशकों का उपयोग करना। भैया हम कीटनाशक मतलब समझते हो, जो हम केमिकल का यूज करते हैं, डाई का यूज करते हैं, यूरिया का यूज करते हैं, खादों का यूज करते हैं, यही सारा जो कीटनाशक है केमिकल का यूज कर रहे हैं, इससे भी जैव विविधता में हानि का एक बहुत बड़ा कारण है कीटनाशकों का प्रयोग होना। कीटनाशकों से वन्य जीव, कीट परागण करने वाले जीवों को नुकसान होता है। यानी ऐसे जीव भैया जो परागण करते हैं, अगर हम केमिकल का यूज करते हैं तो ऐसे जीव का नुकसान होता है, जिसमें प्रतिबंधित मधुमक्खी की आबादी शामिल है, जो फसल की उत्पादकता में कमी लाती है। नदी, झीलों और तटीय परिवेशों में धीरे धीरे अप्रवाह के बहाव द्वारा जाने से संपूर्ण जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यानी जलीय पारितंत्र में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अमेरिका में कई कीटनाशक जैसे डीडीटी, डीडीई और पीसीबी को प्रतिबंधित किया गया, जो अनेक विकासशील देशों में अब तक आयात किए जा रहे थे। ये पदार्थ, ठीक है, ये पदार्थ जीवित में पाए जाने वाले सामान्य हार्मोन में बाधा पैदा करते हैं और उनके समान कार्य करते हैं। घड़ियाल, टन, सलामान, गालों और उनके परिवेश में कीटनाशकों और जंतु हार्मोन के रासायनिक उच्च स्तर के कारण प्रजनन संबंधी बाधा है। यानी जब हम देखो जैव विविधता खत्म की, कीटनाशकों का हम बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं ना, खेती के लिए कितना कीटनाशक यूज होता है। जो जीव परागण करते थे उनको भी हम मधुमक्खी में, तो कहने का मतलब जो हम छिड़काव कर रहे हैं उससे भी। अगला क्या है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से भी कह सकते हो कि जैव विविधता में हानि हो रही। देखिएगा, पर्याप्त साक्ष्य प्रदर्शित करते हैं, यानी इन सभी सबूतों से हमें पता चलता है कि लोग वैश्विक जलवायु में पर्याप्त बदलाव के लिए जिम्मेदार हैं। यानी इंसान ही भैया सबसे बड़ा जिम्मेदार है कि जो जलवायु बदल रही है वह जीवन के लिए घातक है। हमारे जीवन के लिए जलवायु परिवर्तन बहुत घातक है, जैव विविधता खत्म होना। जीवाश्म ईंधनों में जैसे तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले को जलाने और पेड़ों को जलाने से हम वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। वैज्ञानिकों को कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का सही प्रभाव ज्ञात नहीं है, फिर भी उनका अनुमान है कि इससे वैश्विक तापमान में समग्र वृद्धि होगी। समुद्र का उच्च स्तर, यानी समुद्र का स्तर ऊंचा होगा, जलवायु का प्रतिरूप में बदलाव होगा। तो कहने का मतलब है कि जलवायु परिवर्तन से भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इसमें हमें क्या हो रही है, लंबे तौर से अगर आप देखेंगे तो हानि का सामना करना पड़ रहा है। वातावरण की बदली हुई परिस्थितियां जो ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप हुई हैं, उससे तूफान आ सकते हैं और लंबी अधिवास सूखा हो, यानी जो अधिवास है वह सूख सकता है। उस चीज की यहाँ पर बात कही जा रही है। ठीक है, जो अधिवास है वह हमारे क्या हो सकते हैं, सूख सकते हैं। ठीक है। दूसरी ओर जलवायु में बदलाव की अपेक्षित गति से प्राकृतिक अधिवासों को प्रत्येक नुकसान पहुंचता है। इससे कुछ प्रजातियों में जल्दी अनुकूलन नहीं हो पाता, वह लुप्त हो सकते हैं। उनके लुप्त होने की संभावना स्थानिक या अधिक व्यापक रूप से होती है और प्राकृतिक तंत्र में उनकी भूमि हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। ठीक है। अगला देखिएगा भाई, जैव विविधता में हानि का वन्य जीवों का अवैध शिकार हो रहा है। यानी जो वन्य जीव है उनका हम क्या कर रहे हैं, अवैध शिकार कर रहे हैं। ये जैव विविधता की हानि तो इसी से तो रही ना। कुछ जंतुओं और प्रजातियों की बड़ी संख्या में शिकार और निर्यात करना इनकी संख्या में कमी ला रहा है। यानी हम लोग क्या करें, बड़ी संख्या में शिकार हो रहा है, इनका आयात निर्यात, इनको मार वार करके बेचा खरीदा जा रहा है, ये भी बड़ा कारण है। 3 मुख्य कारण है जिससे वन्य जीवों का शिकार हो रहा है। पहला क्या है, वाणिज्यिक शिकार हो रहा है। इसमें जंतुओं के उनके फर, हड्डी, अंगों की बिक्री से लाभ कमाने के लिए मारा जाता है। भैया वाणिज्यिक शिकार का मतलब होता है जब जीव जंतुओं को बेचने के लिए मारा जा रहा है, जैसे उनकी हड्डी का, अंगों का, इसका शिकार करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हंटिंग। ठीक है, ये हंटिंग जो हो रही है, अगर आप देखोगे जो इनका शिकार किया जा रहा है, तो इससे क्या वाणिज्यिक शिकार होता है। भाई हाथी दांत, तुम सबने सुना हाथी दांत कितना महंगा बिक रहा है, तो हाथी को मार करके दांत निकाल करके लोग बेच रहे हैं, तो इससे वन्य जीवों का अवैध शिकार है। दूसरा क्या, निर्वाह शिकार। क्या देखिएगा, जंतुओं को अपनी उत्तरजीविता के लिए भोजन प्रदान करने हेतु मारना। वही है ना कि खाना खाने के लिए जीव जंतु को मारा जा रहा है ना, निर्वाह शिकार तो यही होता है कि हम जीव जंतुओं को इसलिए मार रहे हैं ताकि वो हमारा भोजन बन जाए।
ये भी अवैध शिकार है। ठीक है, खेल के रूप में शिकार हो रहा है, जानवरों का खेल के रूप में शिकार, मनोरंजन के लिए जंतुओं को मारना है, होता नहीं जैसे राजा वाजा पहले शिकार खेलने जाते थे, ठीक है, उसको बोलते हैं खेल के रूप में शिकार हो रहा है। ठीक है, स्पोर्ट हंटिंग है। ठीक है, जबकि निर्वाह के लिए कुछ शिकार प्रजातियों में लुप्त होने का समय का एक प्रमुख कारण होता था, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में इसमें बहुत कमी आई है। खेल के तौर पर शिकार अब अधिकांश देशों में नियमित किया जाता है। खेल में शामिल प्रजातियों को खतरा तब होता है जब इनके लिए सुरक्षात्मक नियम या तो मौजूद नहीं होते या उन्हें लागू नहीं किया जाता है। तो सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जो वन्य जीवों का जो अवैध शिकार किया जा रहा है, उन वन्य जीवों के अवैध शिकार को लेकर के यहाँ पर क्या की गई है, बात कही जा रही है। ठीक है, जो बड़ी संख्या में वन्य जीवों का हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अवैध शिकार हो रहा है। ठीक है, अगला देखिएगा, इसमें नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट को। ठीक है, वैश्विक आधार पर वाणिज्यिक शिकार से, देखिएगा, वैश्विक आधार पर वाणिज्यिक शिकार से बड़े जंतुओं की प्रजातियों की संख्या घटने का खतरा है। जेगुआर, शेर, बर्फीला चीता, शेर जैसे जंतुओं का शिकार उनकी खाल के लिए किया जाता है। जैसे शेर हो, चीता हो, इनकी जानवरों का शिकार क्यों हो रहा है भैया, खाल के लिए, इनको बेचा जा रहा है। हाथियों का, उनको हाथी दांत के लिए, मैंने बोला था ना, हाथी का भी शिकार हो रहा, किसके लिए, हाथी दांत के लिए। एक साल में लगभग कितना है, 90,000 हाथियों को मार दिया जा रहा है। गैंडा, उसके सींग के लिए मारा जा रहा है। एक सींग वाला गैंडा जिस पर बहुत घने बाल होते हैं, काले बाजारों में इसकी कीमत लगभग 24,000 अमेरिकी डॉलर है। इसकी उत्तरी यमन में सजावटी चाकुओं के हैंडल बनाने तथा पाउडर बनाने में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनको बेचने के लिए जानवरों को मारा जा रहा है। इससे एशिया के कुछ भागों में दवा के तौर पर, यानी जानवरों का दवा के तौर पर भी यूज हो रहा है। खास तौर पर बुखार मिटाने के लिए दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह एक यौन उद्दीपक है जिसमें इसमें मौजूद केरेटिन नामक पदार्थ बालों और कतरना और उंगली के नाखून खाकर प्राप्त किया जाता है। लगभग 60 देशों में साइन के सींगों के आयात और निर्यात पर रोक लगाने, उस पर गैर कानूनी व्यापार को प्रतिबंधित करने की सहमति दी गई है। इसका आज बाजार में मूल्य बहुत अधिक है। तो कहने का मतलब है कि वन्य जीवों का जो अवैध शिकार हो रहा है, क्योंकि इनको बेचा और खरीदा जा रहा है। ठीक है, एक उल्लेखनीय वाणिज्यिक शिकार भेल का किया जाता है, यानी भेल जो मछली, उसका भी हो रहा भैया। भेल का उद्योग आमतौर पर बड़ी लाभकारी बेलिन भेल के आसपास केंद्रित है, जिन्हें उनके बलिन और इनकी हड्डियों के चलनी के कारण मार दिया जाता है, यानी हड्डी का हो रहा है इनका। इससे समुद्री पानी में क्षति है। ठीक है, यानी व्हेल का भी शिकार हो रहा है इससे वन्य जीव का। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जितने भी वन्य जीव हैं उनका व्हेल के शिकार का इतिहास के अति दोहन से जुड़ा है, जिसके बाद में छोड़ दिया जाता था। तो जैव विविधता की हानि का कारण है कि बड़ी संख्या में क्या कर रहे हैं हम लोग, अवैध शिकार किया जा रहा है, बेचने के लिए, खाने पीने के लिए, ये सारे कारण हैं। ठीक है, 3 कारण है, इसको देखना, वाणिज्यिक शिकार, निर्वाह शिकार, खेल के रूप में शिकार। ठीक है, अगला है देख, जैव आक्रमण। जैव विविधता की हानि का एक बहुत बड़ा कारण क्या है, जैव आक्रमण। देखिएगा, जानबूझकर या दुर्घटनावश कई लोग कई बार गैर मूल प्रजातियों को ऐसे नए स्थानों पर ले जाते हैं जहां उन प्रजातियों को कम या कोई प्राकृतिक भक्षम नहीं होते हैं, ताकि उनकी आबादी पर नियंत्रण रखा जा सके। ये आक्रामक प्रजातियां जैसे एलिना लाई गई या विशिष्ट प्रजाति कहा जाता है। ये मूल जैव विविधता की हानि का सबसे महत्वपूर्ण कारण। देखो, जैव आक्रमण का मतलब किसी प्रजाति पर बाहरी हमला हो जाना। ठीक है, ये आक्रमण या एलिना प्रजातियों व प्रजातियों से है जो नए क्षेत्रों में लाई जाती है, इसे जैव आक्रमण होता है। ये सूक्ष्म से लेकर के स्तनधारी तक होती है, यानी छोटे छोटे से लेकर के जो स्तनधारी बड़े बड़े जीव जंतु हैं, उनमें भी जैव आक्रमण है। इससे भी जैव विविधता की हानि आक्रमक प्रजातियों से आर्थिक और पर्यावरणीय संबंधी आपदाएं आती हैं। आक्रमक प्रजातियों से मूल पारिस्थितिक तंत्र के अग्नि चक्र, पोषक तत्व चक्र, जल विज्ञान तथा ऊर्जा के बजट में बदलाव कर सकती हैं। आक्रामक प्रजातियों की समस्या जलवायु बदलाव से बहुत अधिक गंभीर हो जाती है। कुछ अन्य आक्रामक प्रजातियों के उदाहरण आगे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि अनुभव कर सकते हैं वे स्थानिक वनस्पतियों को किस प्रकार नष्ट करती हैं। जैसे आक्रामक प्रजातियां कौन कौन सी हैं,
ये शायद आया भी था, पूछा था मैंने आक्रामक प्रजातियों को लेकर के ना। जैसे जलकुंभी, ठीक है, क्या आक्रामक प्रजाति? जलकुंभी। आक्रामक प्रजाति का मतलब समझते हो कि अगर कहीं पर अगर कुछ घास है, जैसे मान लो हमारा खेत है, ठीक है, हमने खेत में कोई चीज लगा रखी है, ठीक है, वहां पर अगर कोई ऐसी घास उगाई जो उसको नुकसान पहुंचा रही है, ठीक, वो आक्रामक प्रजाति बोलते हैं, ठीक है। जलकुंभी पानी में पाए जाने वाला पौधा है, इसके सुंदर बैगनी फूल होते हैं, यह ब्राजील का मूल निवासी है, और अब इसे प्रत्येक महत्वपूर्ण जल निकाय में बाधा पहुंचाने के लिए जलीय पौधे के रूप में दुनिया भर में देखा जाता है, जलकुंभी को जाता है। यह पानी के बहाव, बिजली के उत्पादन, परिवहन, पानी की गुणवत्ता और स्वदेशी जैव विविधता को प्रभावित करता है। भारत ने इसे 1886 में बंगाल के एक सजावटी तालाब के पौधे के रूप में लगाया था। इसके बाद से यह एक अप्रिय जलीय खरपतवार है, फेमस नहीं, बहुत खराब होता है। जल में जो हमारे जीव जंतु होते हैं या जो प्रजातियां होती हैं उनको खत्म करता है जलकुंभी, ठीक है। एक बड़े क्षेत्रफल पर पाया जाता है। इस खरपतवार के कारण मछली और चावल की फसलों में लाखों रुपए का नुकसान हो रहा। क्या है भैया? जलकुंभी क्या है? एक आक्रामक प्रजाति है। अगला देखिएगा, पार्थेनियम हिस्टोरस को कांग्रेस खरपतवार के रूप में जाना जाता है। क्या बोला जाता है? ये शायद मैंने पूछा भी था, कांग्रेस खरपतवार था क्वेश्चन ना। कांग्रेस खरपतवार के रूप में जाना जाता है, जो यूएसए से भारत में लाए गए खाद्यान्नों के साथ आई और फैल गई। यह बीज से मुक्त रूप में प्रजनन करती है। इसके परागणों में भी त्वचा में एलर्जी पैदा कर सकते हैं। इसके परागण क्या है? त्वचा में क्या है? पार्थोनियम हिस्टोरोफोरिस, ठीक है। कांग्रेस खरपतवार भी क्या है? एक आक्रामक प्रजाति के रूप में इसको कहा जा रहा है, ठीक है। यह भी बड़ी एक आक्रामक प्रजातियां होती हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, गोल्डन एप्पल स्नेल सबसे खतरनाक आक्रामक एलियन प्रजातियों में से एक है। यह 1980 में लातिन अमेरिका से दक्षिण पूर्व एशिया में लाया गया था। भारत में अर्ध सूक्ष्म भागों में पाए जाने वाला पोसोपिस जूलीफ्लोरा, ठीक है, ने इस इलाके में अन्य वनस्पतियों को विस्थापित कर दिया, जहां ए जैव विविधता के लिए गंभीर रूप से आक्रामक बन गई है। तो आक्रामक प्रजातियां का नाम याद रखना, जलकुंभी, ठीक है, कांग्रेस खरपतवार, गोल्डन एप्पल स्नेल, ठीक है, और अपना है प्रोसोपिस, ठीक है, जूली फ्लोरा। ये सारी क्या है? आक्रामक प्रजातियां हैं, ठीक है। कैसी प्रजातियां हैं? ये सारी हमारी आक्रामक प्रजातियां हैं, देखिएगा, ठीक है। अगला हमारा जो देखिएगा यहाँ पर, जैव विविधता संरक्षण के लिए जरूरत क्यों है भैया? जैव विविधता को संरक्षण करने की हमारे लिए क्या जरूरत है? देखिएगा, जैव विविधता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? हम इसके बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए? जैव विविधता का महत्व क्या है? शायद हम लोग हमारे जीवन में इसकी विभिन्न भूमिकाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, किंतु निश्चित रूप से जैव विविधता का महत्व जानते हैं। ऐसे अनेक कारण हैं जो जैव विविधता के संरक्षण की जरूरत को महत्व देते हैं। जैव विविधता क्यों इंपॉर्टेंट है? जैव विविधता के घटकों के वर्तमान और संभावित उपयोग खास तौर पर हमारे पास यह जानने और अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं है कि भविष्य में इनका क्या उपयोग होगा, ठीक है। जैव विविधता पृथ्वी की जीवन अवलंब प्रणालियों के रखरखाव के लिए अनिवार्य है, जिसमें जैविक परिवेश मानव जीवन को सहारा देता है। अगला देखिएगा, यह नैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी की जैव विविधता को बनाए रखा जाए। इसमें अन्य महत्वपूर्ण मौजूद जीवन के सभी रूप शामिल हैं। जैविक विविधता को सभी स्तरों पर संरक्षित किया जा सकता है, जिसमें जीन्स, प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं। एक प्रजाति को जीवों की संख्या और संरक्षित प्रजाति की विभिन्न आबादियों की संख्या जितनी अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी। जैविक विविधता का संरक्षण किया जा सकता है। एक उच्च आनुवंशिक जैव विविधता से सुनिश्चित किया जाता है कि अलग अलग प्रजातियों में अपने परिवेश और बदलती हुई परिस्थितियों के प्रति अधिक अनुकूलन होता है, और ये लुप्त होने के कारण अपेक्षाकृत कम संवेदनशील होते हैं। देखिएगा, व्यापक पारिस्थितिक तंत्रों में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि
अधिक से अधिक प्रजातियों के पास अपनी उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण जीवन परिस्थिति है, जबकि प्रजातियों की व्यापक विविधता से सुनिश्चित होगा कि ये पारिस्थितिक तंत्र लंबी अवधि के लिए अधिक स्थिर होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जैव विविधता हमारे लिए क्या भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो पूरा फूड चेन है, जो फूड सिस्टम है, उसी को पूरा, ठीक है, खाद्य श्रृंखला को कंट्रोल करता है, नहीं खराब सब हो जाएगा। जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए? जैव विविधता का संरक्षण कैसे करेंगे? संरक्षण यानी बचाव, ठीक है। संरक्षण के लिए अलग अलग कार्य नीति की जरूरत है, यानी भैया जैव विविधता के संरक्षण के लिए अलग अलग नियम बनाओ, कानून बनाओ, उसकी जरूरत है। ये अधिवास आधारित या प्रजाति आधारित या परितंत्र आधारित हो सकती है, यानी जैव विविधता को बचाने के लिए हम क्या करें? अधिवास आधारित नियम कानून बनाए, या प्रजाति आधारित या पारिस्थितिक तंत्र आधारित। कुछ प्रजातियों को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिया जाता है, जबकि कुछ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपचार देने की जरूरत होती है, ठीक है। अधिवास संरक्षण यथास्थल या बाह्य स्थल परिस्थितियों में किया जा सकता है, यानी जैव विविधता को कैसे बचाओगे? या तो यथास्थल या बाह्य स्थल, ठीक है। इस इकाई में हम परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इनके बीच अंतर क्या है, प्रयुक्त विधियों और तकनीकों की जानकारी लेंगे। हमने प्रोजेक्ट टाइगर जैसी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का, आज तुम सबने प्रोजेक्ट टाइगर सुना होगा ना, जैसे हम टाइगर यानी बाघों को बचाने के लिए हमने जो बनाया है और बताया है कि इस परियोजना से किसी प्रकार की इनकी आबादी को बढ़ने में मदद मिली है। कुछ तकनीकी जैसे बीज बैंक, ठीक है, या ऊतक संवर्धन से भी पादपों का संरक्षण अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ है, जो हमारी कई जरूरतों को पूरा करते हैं। देखो दो दो चीजें हैं जिससे जैव विविधता को बचाया जा रहा है। पहला है यथास्थल संरक्षण और दूसरा है बाह्य स्थल संरक्षण, ठीक है। यथास्थल संरक्षण क्या होता है? उसी स्थान पर संरक्षण दे देना। एग्जाम्पल बताऊं, जैसे मान लीजिए गुजरात में सेर मिलता है, तो गुजरात में गिर में भैया जो शेर मिलते हैं, अगर योरा की शेर की जैव विविधता खत्म हो रही है, उनके लिए खतरा है, तो हम उसको क्या करेंगे? उसी स्थान पर संरक्षण दे देंगे और यथास्थल संरक्षण में हम उसको क्या कर देते हैं? उस स्थान को रिजर्व कर देते हैं, ठीक है। रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, यानी किसी भी प्रजाति को अगर खतरा है, जहां पर प्रजाति पाई जाती है उसी स्थान पर उसको हम क्या सेव कर देते हैं, यानी संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है। यथास्थल संरक्षण का मतलब होता है उसी स्थान पर संरक्षण दे देना जहां पर प्रजाति पाई जाती है। यह एक संकटपन्न पौधे या जंतु प्रजातियों को उनके प्राकृतिक अधिवास में सुरक्षा देने की प्रक्रिया। जैसे मान लो कोई पौधा हो, कोई जंतु हो, अगर उसका प्राकृतिक आवास में वहीं पर सुरक्षा दी जाती है, इसके लिए या तो अधिवास की सुरक्षा या सफाई की जाती है, या प्रजाति को भक्षकों से सुरक्षा प्रदान की जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया, गुजरात में गिर में भाई बाघ थे, कम हो रहे थे, क्या करेंगे? या तो बाघ हो वहां सफाई कर दो, या तो सुरक्षा प्रदान कर दो, या तो जो लोग उसको हानि पहुंचा रहे हैं उनसे सुरक्षा करो। स्थान पर संरक्षण का लाभ यह होता है कि इसमें आसपास के इलाकों में रहने वाले आबादियों का रखरखाव शामिल होता है, जहां से उन्हें अपनी खास विशेषताओं का विकास होता है। यानी अगर हम किसी जैव विविधता के लिए अगर हम किसी को, उस जीव है जंतु है, अगर वहीं पर संरक्षण दिया जाएगा, यानी यथास्थल संरक्षण होगा, तो उसको ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि वो अपने परिवेश में ही रहेगा। वन्य जीव संरक्षण अधिकांशता यथास्थल संरक्षण पर आधारित होता है। वन्य जीवों को ज्यादातर उसी स्थान पर हम सेव कर देते हैं। इसमें वन्य जीव अधिवासों का संरक्षण शामिल है, साथ ही लक्षित प्रजातियों की बड़ी संख्या को आरक्षित संख्या में बचाकर रखा जाना, ताकि वह बड़ी संख्या मौजूद रहे। इसकी आबादी का आकार उत्तरजीविता अनिवार्य आनुवंशिक विविधता का सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, ठीक है। आगे देखा, बाह्य स्थल संरक्षण क्या होता है? बाह्य स्थल का मतलब होता है कि जैसे मैंने बताया ना कि भाई गुजरात में गिर में शेर बहुत ज्यादा थे और हमको लग रहा कि शेरों का संरक्षण करना है, तो हम बाह्य स्थल में क्या होता है कि शेरों को वहां से निकाल करके हम सीधा ला करके मान लो हम बंगाल में संरक्षण दे दिया, ठीक है। यानी उस स्थान से हटा करके किसी दूसरे स्थान में जब हम उसको क्या कर देते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाता है या रिजर्व पार्क घोषित कर दिया जाता है, यानी जहां पर प्रजाति पाई जाती है वहां से हटा करके हम उसको कहीं दूसरी जगह पर सेव कर देते हैं, तो क्या इसको बाह्य स्थल संरक्षण कहा जाता है। यानी स्थान से बाहर संरक्षण देना, यानी जो भी प्रजाति है, जो भी जीव जंतु है जहां पर पाया जाता है, उस स्थान से निकाल करके दूसरे स्थान पर उसको क्या किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। क्या होता है? स्थान से बाहर संरक्षण देना। यह पौधे जंतुओं की संकटपन्न प्रजातियों को
सुरक्षित या खतरे वाले अधिवास से हटा करके उन्हें मानव की देखभाल से पूर्ण और आंशिक रूप से रखने की प्रक्रिया है। ठीक है, जबकि स्थान से बाहर संरक्षण देने में कुछ पुरानी और सर्वोत्तम रूप से ज्ञात संरक्षण विधियां अपनाई जाती हैं, जो मनुष्य की जानकारी में उनकी कई बार नई या विवादास्पद प्रयोगशाला विधियां भी शामिल होती हैं। बाह्य स्थल संरक्षण से हमारे परिवेश को अस्थायी बनाए रखने में सुरक्षा देने के मानवीय प्रयासों में सहायता मिलती है, किंतु यह एक प्रजाति के लुप्त होने से बचाने के लिए शायद पर्याप्त है। इसे एक अंतिम आश्रय के रूप में या स्वास्थान संरक्षण के पूरक के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अधिवास को पूर्ण रूप से बनाया नहीं जा सकता है। एक प्रजाति की संपूर्ण आनुवंशिक विविधता, इसके प्रतीकात्मक भाग व तत्व वे भी बनाए नहीं जा सकते हैं, जो समय बीतने के साथ एक प्रजाति के आसपास के परिवेश में बदलाव के अनुकूल में सहायता मिलती है। ठीक है, पुनः यथास्थल संरक्षण की तकनीकी आमतौर पर महंगी, यथास्थल वाला जो होता है ना, उसी स्थान पर संरक्षण करना बहुत महंगी तकनीक है, पैसा ज्यादा लगता है। यथास्थल संरक्षण के लिए तैयार प्रजनन स्थलों पर रहने वाले जंतुओं और पौधों में किसी रोग या उस प्रजाति के लिए नए कीटों से कोई प्राकृतिक सुरक्षा नहीं होती। यानी कह रहे कि जो यथास्थल संरक्षण होता है उसको ज्यादा नहीं मानते, उसको ज्यादा बेहतर यानी उसी स्थान पर संरक्षण देना। आप देखिएगा, यथास्थल संरक्षण, ठीक है, इस दृष्टिकोण में प्रजातियों को उनके अधिवास में रखा जाता है, जो धरती की जैव विविधता के रखरखाव के लिए सर्वोत्तम मार्ग गया है। इसके प्राकृतिक विकास की प्रक्रिया जारी रहती है और प्रजातियों अपने परिवेश के अनुकूल जारी रखती हैं, जबकि इसके लिए उत्तम प्रबंधन प्रथाओं की जरूरत होती है कि भूमि के नियंत्रण उपयोग से सर्वेक्षण के उद्देश्यों की सफलता सुनिश्चित की जाती है। इस प्रकार संरक्षित क्षेत्र यथास्थल में उनके अधिवास के संरक्षण को सुनिश्चित करके खास तौर पर खतरे में पड़ी प्रजातियों के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जब एक स्थान को चुना जाता है या संरक्षित क्षेत्र की बनावट एक अहम भूमिका निभाती है, इसे 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं में पहचाना गया: आकार, आकृति और जुड़ाव। यदि संरक्षित क्षेत्र का आकार बड़ा है तो इससे संरक्षित क्षेत्र में निहित प्रजातियों की संख्या बढ़ती है। अगर क्षेत्र बड़ा होगा तो प्रजातियां बढ़ेंगी। इससे अधिक गोल आकार के किनारे से होने वाले प्रभाव न्यूनतम होता है, क्योंकि इनकी परिधि यानी किनारा अन्य आकारों की तुलना में नए क्षेत्रों के अंदर अपेक्षाकृत छोटी होती है। संभावित खंडों के बीच जुड़ाव होने से एक प्रजाति के सदस्य प्रवास करते हैं और आपस में प्रजनन करते हैं। इस संपर्क को कोरिडोर भी कहा जाता है। बफर जोन और अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षित विशेषता है, जैसे किसी बफर जोन घोषित कर देना या कॉरिडोर बना देना, तो इस प्रकार से हम प्रजातियों को यहीं पर संरक्षित कर दे। एक बफर जोन क्षेत्र माध्यमिक रूप से उपयोगी भूमि है, जहां पर केंद्रीय आरक्षित स्थानों में संश्लेषित प्राकृतिक अधिवास में बदलाव होता है और यहाँ किसी मानवीय बाधाओं की अनुमति नहीं होती है। बफर जोन वैज्ञानिक और प्रायोगिक दोनों ही कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र के निवासी आरक्षित भंडार से कुछ लाभ ले सकते हैं। यथास्थल संरक्षण मध्यम मनोरंजन संबंधी वनिकी खेती और अन्य गतिविधियों के अनुमान द्वारा बफर जोन से नौकरियां आय मिलती है तथा इससे केंद्रीय आरक्षण क्षेत्र में प्रजातियों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये करते हैं ना, जैसे यहाँ पर बताया गया ना, बाहरी बफर जोन है, ठीक है, इसको करते हैं। अब हमें देखना है अन्य प्रकार के क्षेत्र जो प्रजातियों को यथास्थल संरक्षण के लिए नहीं, अगर किसी प्रजाति को उसी स्थान पर संरक्षण देना है तो उसके लिए क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य है। क्या होता है, हम उसको क्या घोषित कर देते हैं, या तो राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देंगे या तो वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाता है। अगर किसी प्रजाति को उसी जगह पर अगर हमको संरक्षण देना है तो राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाएगा। देखिएगा, अधिकांश राष्ट्रीय पार्क ऐसे क्षेत्र हैं, क्या है, अधिकांश राष्ट्रीय पार्क ऐसे क्षेत्र हैं जहां अपार प्राकृतिक सुंदरता है और जिन्हें प्राकृतिक दृश्यों और पौधों और जंतुओं के संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा जाता है। राष्ट्रीय पार्कों में लोगों को प्राकृतिक दृश्यों, वन्य जीव का आनंद उठाने की अनुमति होती है। होता नहीं, जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान होते हैं हम लोग पक्षी जंतुओं को देखने जाते हैं,
किंतु अतिथियों को प्रबंधन के लिए कई बार मनोरंजन संरक्षण के बीच विवाद को कम करने की जरूरत होती है। राष्ट्रीय पार्क अधिकांशतः प्राकृतिक होते हैं। इस देखो, राष्ट्रीय पार्क जो तो प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है। इसमें मानवीय गतिविधियों को से बदलाव नहीं किए जाते हैं, किंतु इसमें अनेक इन्हें सुरक्षित करने से पहले इन पर मानवीय प्रभाव हो चुके होते हैं, जिन्हें कई बार जारी रखने की अनुमति होती है। मनुष्य को राष्ट्रीय उद्यान पर कोई हक नहीं है, मनुष्यों का कोई हक नहीं राष्ट्रीय उद्यान पर। प्रथम, ध्यान सुना आप जो मैं बता रहा हूँ। प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य मद्रास के पास वेतांगलंग पक्षी अभ्यारण्य था, जो 1878 में स्थापित किया गया था। पहला वन्य जीव अभ्यारण्य मद्रास में 1878 में स्थापित हुआ, जिसे पोलिकन, हेरोन तथा अन्य पक्षियों की प्रजनन के लिए वेतांगलंग के पारंपरिक तौर पर ग्रामवासियों द्वारा की जाने वाली संरक्षण की गतिविधियों को केवल एक औपचारिक रूप प्रदान किया गया। एक ऐसा अभ्यारण्य और भी है, जिसे मैसूर के पास रंगानाथ सिटू में 1942 में बनाया गया। भारत में, अब सुनना यहाँ से, भारत में 2018 में 103 राष्ट्रीय उद्यान, कितने, 2018 तक भारत में कितना, 103 राष्ट्रीय उद्यान, 536 वन्य जीव अभ्यारण्य तथा 18 जीव मंडल भंडार हैं। ठीक है। अगला हमारा जैसे बाघ अभ्यारण्य भी है ना। बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को आरंभ की गई थी। कौन सी परियोजना? बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को आरंभ किया गया, जो बाघ की आबादी को बनाए रखने तथा इसके प्राकृतिक अधिवासियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। एक भारतीय केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना थी। इस योजना का उद्देश्य भारत में वैज्ञानिक, आर्थिक सुंदरता और सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व के लिए बाघों की आबादी को सुरक्षित करना था। लोगों को लाभ, शिक्षा तथा आनंद के लिए प्राकृतिक विरासत और जैव महत्व की सुरक्षा। देखो, बाघ के लिए देखोगा, आरंभिक तौर पर इस परियोजना में 268 बाघों की संख्या से 16,339 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आरंभ की गई थी। तो जो बाघ परियोजना है, ठीक है, भारतीय बाघ ये है, ठीक है, जो भारतीय बाघों के लिए बाघ परियोजना। अगला है बंधन में प्रजनन कार्यक्रम। क्या देखिएगा, बंधन में प्रजनन कार्यक्रम हाथियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। हाथी को जब संरक्षण किया गया था, बंधन में प्रजनन कार्यक्रम। बंधन में प्रजनन के सफल कार्यक्रम के कुछ हुए हैं, जहां हाथियों को अर्ध प्राकृतिक परिस्थितियों में जंगल के शिविर में रखा जाता है। दक्षिण भारत के जंगल शिविरों में हाथियों को नियमित रूप से प्रजनन करते देखा जाता है। यह भी देखा जाता है कि यहाँ भी जंगल से हाथी लाए बिना इन हाथियों की आबादी अस्थायी बनी रहती है। अधिकांश जंगल शिविरों में हर उम्र के हाथी और हथनियों का एक साथ रखा जाता है और उन्हें एक दूसरे से मिलने की अनुमति होती है। उन्हें रात के समय भी जंगल में छोड़ दिया जाता है ताकि वह चारा चर सकें। कई बार हथनियां जंगली हाथी के साथ भी संगम करती हैं। तो ये जो हाथी के लिए बनाया गया है बंधन प्रजनन कार्यक्रम, यानी हाथियों को संरक्षित करने के लिए, यानी वो ज्यादा हो उसकी संख्या। मगरमच्छ संरक्षण क्या है? मगरमच्छ संरक्षण पक्षियों और सरीसृपों की चुनी हुई प्रजातियों को बंधन में प्रजनन कार्यक्रम के माध्यम से यथास्थल संरक्षण किया गया। भारत सरकार ने 1976 में 1976 में मगरमच्छ प्रजनन और प्रबंधन परियोजना की आरंभ की थी। तो ये मगरमच्छ परियोजना कब शुरू की गई? 1976 में, ठीक है, आरंभ की गई। संकटपन्न मगरमच्छ की 3 प्रजातियों को सुरक्षित किया गया, जो मीठे पानी को मगरमच्छ, खारे पानी का मगरमच्छ, घड़ियाल। इन 3 प्रजातियों को हजारों मगरमच्छों के 16 केंद्रों में पाले जाते हैं। इनमें से अनेक जंगलों में छोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश सहित मगरमच्छ संरक्षण के लिए 11 अभ्यारण्य को खास तौर पर सुरक्षित किया गया। कितने संरक्षण है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मगरमच्छ इनके लिए है, ठीक है, मगरमच्छ के लिए है। और 11 ऐसे अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे हैं जहां पर मगरमच्छों को सुरक्षित घोषित किया गया है। संकटपन्न सफेद पंख वाले वुडडाक का भी बंधन मुक्त प्रजनन किया जाता है। इन्हें भारत में ब्रिटिश सहायक कार्यक्रम पूर्वोत्तर के सुरक्षित क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है। बाह्य स्थल संरक्षण क्या होता है? अगला हमारा क्या है? बाह्य स्थल संरक्षण। अब तो यथास्थल हमने पढ़ लिया क्या क्या उसके लिए, मगरमच्छ के लिए है, हाथी के लिए है, बाघ के लिए है।
ठीक है, सब था। अब देखिएगा, बाह्य स्थल संरक्षण में कुछ पुरानी और सर्वोत्तम विधियां शामिल हैं जो मनुष्य को ज्ञात है। इसमें कुछ कई बार विवादास्पद प्रयोगशाला विधियां भी शामिल हैं। बाह्य स्थल संरक्षण में जंतुओं के संरक्षण की कुछ सीमाएं हैं। इसमें अनुकूलन की समस्या, आपस में प्रजनन द्वारा आनुवांशिक विविधता का हनन, छोटे स्थानों में इनकी अधिक संख्या, अधिवास जंतु की निधि निरंतरता शामिल है। बंधन में रखी गई आबादी पर अनुसंधान में प्रजातियों की बुनियादी जीव विज्ञान पर अंतर्दृष्टि मिल सकती है और नई संरक्षण कार्य नीति का सुझाव किया जा सकता है। हालांकि वैश्विक संसाधनों, जीव जंतुओं को सुरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्य और उत्पादक जंतुओं तथा पौधों की जरूरत होती है, जिन्हें समाज में भोजन सामग्री, आर्थिक और सौंदर्य संबंधी जरूरतों का उपयोग किया जाता है। और यथा यानी बाह्य स्थल के लिए क्या है, वनस्पति उद्यान हमने बनाए ना। वनस्पति उद्यान यानी मान लीजिए अगर कोई पेड़ पौधा है वहां पर सुरक्षित नहीं है तो उस पेड़ पौधों को निकाल करके वनस्पति उद्यान में लाते, वहां पर सुरक्षा प्रदान की जाती है। यही तो है बाह्य स्थल संरक्षण, यानी उस स्थान से हटाकर कहीं और पर उसको संरक्षण देना। देखिएगा, आज दुनिया में 1500 वनस्पति उद्यान, आरबोटा, ठीक है, और राष्ट्रीय पादप संग्रह, जहां प्रकृति से परे अनेक प्रकार के पादपों की विविधता का रखरखाव किया जाता है। इसे आमतौर पर नजरअंदाज किया जाता है, जो इनके संरक्षण, शिक्षा और विकास के लिए संभावित संसाधन केंद्र हैं। यदि इन अधिकांश स्थलों की मूल संरचना और तकनीकी सुविधा को सुदृढ़ता बनाया जाए तो इससे दुनिया के अधिकांश संकटपन्न पौधों की प्रजातियों का बाह्य स्थल संरक्षण किया जा सकता है। पहले से ही वनस्पति उद्यानों में अनुमानित 12,000 ठीक है 12,000 से लेकर के लगभग 15,000 के बीच संकटपन्न प्रजातियों का संवर्धन किया जाता है। देखो, कोलकाता में वनस्पति उद्यान में, ठीक है, बरगद के विशाल पेड़ हैं। देखो ये पेड़ जो लगे हैं बनाएगा। अगला, प्राणी पार्क क्या होता है? देखो, प्राणी पार्क यानी किसी प्राणी को अगर वहां पर बाह्य स्थल पर देखेगा। आधुनिक समय प्राणी पार्क बनाने के पीछे बुनियादी विचारधारा जीवन के पारिस्थितिक संतुलन तथा पर्यावरण की समझ बनाना है। इसमें लोगों और जीवित धरती के बीच संबंध को मजबूत बनाया जाता है। देखो, ये प्राणी उद्यान अब केवल मनोरंजन के साधन नहीं, प्राणी पार्क मनोरंजन के लिए नहीं, अब ये बाह्य स्थल वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण की शिक्षा के केंद्र बन गए हैं। आधुनिक चिड़ियाघरों का इतिहास लगभग 200 साल पहले। आप देखते हो ना सब चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर में हम क्या कर सकते हैं, किसी जीव को सुरक्षित कर सकते हैं। जब पहले सार्वजनिक चिड़ियाघर बनाया गया था, तब से दुनिया के हर हिस्से में बहुत अधिक विविधता के साथ अपने प्राणी पार्क विकसित किए, जैसा कि ब्लड पार्क, निजी चिड़ियाघर, सफारी पार्क। विश्व चिड़ियाघर संरक्षण कार्य नीति में निष्कर्ष निकाला गया है कि चिड़ियाघर का विकास वन्य जीवों को संरक्षण में सहायता मिलती है। चिड़ियाघर जैसे होता ना, ये बाह्य स्थल संरक्षण तो है। जैसे मान लीजिए भाई किसी चीज चिड़ियाघर में ला जाकर किसी जीव को हमने संरक्षित कर दिया, तो बाह्य संरक्षण है। वन्य जीवों की ऐसी अनेक प्रजातियां हैं जो आज लुप्त हो गई हैं, सिवाय उनके चिड़ियाघरों और जंतुओं को आरक्षित स्थानों में बचाकर रखा गया है। ठीक है, चिड़ियाघरों में बाह्य स्थल वन्य जीव संरक्षण कैसे होता है? देखिएगा, बाह्य स्थल संरक्षण में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण तकनीकें का यहाँ वर्णन है। यानी बाह्य स्थल जब किसी जंतु को हम संरक्षण देते हैं तो कौन कौन सी तकनीकें हैं? देखिएगा, बंधक स्थिति प्रजनन, बांध करके, देखो अगर कोई जीव जंतु है अगर कम हो रहा है तो उसको बांध करके उसका प्रजनन बढ़ाया जाए। ठीक है, बंधक स्थिति प्रजनन सरकारी गैर सरकारी दोनों प्रकार के संगठनों के द्वारा किया जाता है। संकटपन्न और खतरे में पड़ी हुई प्रजातियों के बंधक स्थिति में प्रजनन अब तक परिचित कार्यक्रम बन गए हैं, जिसमें जैव विविधता के संरक्षण, प्रजाति उत्तरजीविता योजनाओं जैसे चीते को आगे बढ़ाया जाएगा। बंधक भ्रूण भंडारण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, भ्रूण का भंडारण करें। ठीक है, यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, देखो भ्रूण हस्तांतरण कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक है, जिन्हें प्रयोगशाला जंतुओं के विकास के लिए किया जाता था। अब संभावित रूप से संकटपन्न प्रजातियों के बंधक रखे गए वर्ग में प्रजनन
संभवता में सुधार लाने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस प्रकार की तकनीकों को मुख्य रूप से स्तनधारियों के लिए बनाया गया। स्तनधारी जो बच्चों को दूध पिलाते हैं स्तन, उनके लिए भ्रूण भंडारण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किसके लिए बनाया गया है? स्तनधारियों के लिए। अगला क्या? कृत्रिम वीर सेजन क्या है? देखिएगा, कृत्रिम गर्भाधान की अन्य तकनीक है जो उपयोगी हो सकती है। शुक्राणुओं को हिम शीतन में रखा जा सकता है और आगे इस्तेमाल किया जा सकता है, या अनुवांशिक विविधता बढ़ाने के लिए अन्य प्रजनन केंद्र में भेजा जा सकता है। कई बार शुक्राणु एक डिश के अंडे में मिलाया जाता है और इससे विनेचन होगा। कुछ मामलों में, जो उदाहरण के लिए घोड़ा, शुक्राणु के अंडे के अंदर डालने की जरूरत होती है। कुछ साल बाद वैसे केवल 6 ही संख्या थी, लेकिन कृत्रिम गर्भाधान से अब 16 बच्चे पैदा हुए हैं। हाथी और चीते में भी गर्भाधान हुआ है और कृत्रिम गर्भाधान के बाद चीते के बच्चे पैदा हुए हैं। हाथी बंधक रहने पर प्राकृतिक रूप से प्रजनन नहीं करते हैं, अतः यह विधि बंधन में रहने वाले जंतुओं के प्रजनन के लिए बहुत उपयोगी है, यानी कृत्रिम वीर्य सीजन जो विधि है। अगला है कैकी कोशिका क्लोनिंग। देखिएगा, कैकी कोशिका क्लोनिंग लगभग सभी लुप्त प्रजातियों को एक कुछ उत्तर जीवित संख्या में बढ़ाने के लिए आशा उत्पन्न होती है। इससे पहले यह अगर आप देखोगे तो रोजनेनी इंस्टीट्यूट, ठीक है, या यूनिवर्सिटी ऑफ में एक पालतू भेड़ के साथ किया गया था। बाद में स्तनधारी जीवों के लिए भी किया जाने लगा। इसे मवेशियों के लिए एक दुर्लभ प्रजाति के बचाव के लिए पहले इस्तेमाल किया गया, जो घटकर अब एक मादा यानी लेडी जंतु तक बची है। इस जाति के कुछ हिम सीतेस शुक्राणु शेष हैं। लेडी ग्रोग्रोलोस कोशिका अंडाशय की कई कोशिकाओं की एक भिन्न प्रजाति है। नाभिक अंडे के साथ मिलाया जाता है तथा परिणाम स्वरूप प्राप्त अंडा एक एक्स गाय में प्रतिरोपित किया जाता है। इन कोशिकाओं से जन्म लेने वाले पहले बछड़े में उस लेडी के साथ आनुवांशिक रूप से समानता थी जो उम्मीद थी, जबकि उसकी छाप थोड़ी भिन्न थी। अगला हमारा क्या है? पालन पोषण करना। अंडा देने वाले कई जंतु अर्थात पक्षी और सरीसृप उससे अधिक संख्या में अंडे देने में सक्षम होते हैं जिसे वह पोषण दे सकें। इसके अतिरिक्त अंडा को जमा करने और उसके फूटने तथा जंतुओं के बाधा में पड़ने की संभावना बढ़ी है। इसमें पलक अभिभावक इस्तेमाल हैं। फिर इसमें वन्य आबादी को भेज दिया जाता है। कुछ पक्षियों के लिए अत्यंत सफल रहा, खास तौर पर देखोगे पैरेग्रिन, ठीक है, फेल्कन, ठीक है, इसके लिए जो इस पोषक कार्यक्रम के लिए बहुत अधिक बढ़ गई। इस कार्यक्रम को अब तक धीरे धीरे समाप्त किया गया। हुम्पिंग क्रेन को पालने का कार्य भी सफलतापूर्वक किया गया और इस प्रजाति के 21 पक्षियों जो कि 1941 में थे, जबकि 1966 में इनकी संख्या 300 हो गई है। हस्तांतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थान बदल देना उसको बोलते हैं। कई जंतु प्रजातियों के संरक्षण में जंतुओं को हस्तांतरण शामिल होता है या अनिवार्य होता है। इसका अर्थ है कि जंतु को उनके प्राकृतिक अधिवास या बंधन के किसी अधिवास में भेज दिया जाए। हस्तांतरण इन्हें लाने या दोबारा लाने के संबंध में किया जाता है। इससे बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो कोई जीव जंतु जहां पर रहता है उसका हम जगह बदल दें, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएं, इससे भी उसको हम क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। अगला स्थापन क्या है? इस प्रजातियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, उनके प्राकृतिक अधिवास बंधन से एक जगह से ले जाना जो ऐतिहासिक विवरण के बाहर है। इस प्रजातियों के उस क्षेत्र के में जाकर विशिष्ट बन जाती हैं। इसे बहुत सावधानी से संभालना चाहिए। अधिवास और व्यवहार तथा प्रजाति के सामाजिक संगठन का व्यापक अध्ययन करने से यह सुनिश्चित किया जाता है कि उस प्रजाति के लिए अधिवास में अनुकूलन की अच्छी संभावना है। अगला हमारा क्या? पुनर्स्थापन। देखिएगा, इसमें प्रजाति को अनेक ऐतिहासिक विवरण क्षेत्र से उनके प्रजाति अधिवास या बंधन से बाहर लाकर किसी स्थान पर लाना शामिल है। यानी जैसे पुनर्स्थान का मतलब उस स्थान से लाकर के शामिल किया जाता है, जो या तो उनकी मौजूदा आबादी को बढ़ाने, जब मूल आबादी की समाप्ति हो जाती है तो उसे स्थान पर नई आबादी को लाने के लिए किया जाता है। इससे बहुत अधिक सावधानी करने की जरूरत होगी। इसके लिए अधिवास का व्यापक अध्ययन किया जाता है।
उस प्रजाति के व्यवहार और सामाजिक संगठन को अध्ययन में रख करके इसे दोबारा लाया जाता है। अगला हमारा देखिएगा बीज बैंक क्या है। बीज बैंक में पादप, जर्म, प्लाज्मा, ठीक है, को परिलक्षण या जीन बैंक पादप प्रजातियों की बह्य स्थल बाहर संरक्षण की एक तकनीक है। बीजों को प्राकृतिक तौर पर सुप्त हो जाने की विशेषता पाई जाती है। इससे कम नुकसान के साथ वह लंबी अवधि तक निलंबित रूप से परिलक्षित रहते हैं, बशर्ते स्थितियों के अनुकूल हैं। सुप्त बीजों को रखने से दुर्लभ या संकटपन्न पादप प्रजातियों के आनुवांशिक रूप से प्रतिनिधि माने गए नमूने रखे जाते हैं और यह एक प्रकार का आनुवांशिक बीमा है, यानी बीजक बैंक। अगला है बीज भंडारण। जर्म प्लाज्मा का भंडारण सीड बैंक में करना और कम खर्चीला होगा। इसमें जगह में भी कम लगती है। इससे आनुवांशिक क्षरण में कमी के साथ बड़ी आबादी का परिलक्षण किया जाता है। सीड बैंक में जैविक अनुसंधान के लिए पादप सामग्री का अच्छा स्रोत निकलता है और ये प्राकृतिक आबादियों में क्षति बाधा से बचता है। ऊतक संवर्धन क्या दिखेगा नेक्स्ट हमारा, ऊतक संवर्धन। पादप ऊतक संवर्धन पादप जैव प्रौद्योगिकी का एक अनिवार्य घटक है। पूरे पौधे के पुनर्जन्म की संभावना जो प्रोटोप्लास्ट एकल कोशिका ऊतकों और अंगों के पुनर्जन्म की पौत्र संभाव्यता हो सकती है, ने पौधों में सुधार की तरह नए मार्ग खोल दिए हैं। इससे पादप प्रजनन पादप संवर्धन की पारंपरिक विधियों में दक्षता रूप से बढ़ गई। देखो यहाँ पर कहने का मतलब, यहाँ जो जो जितने भी चीजें मैंने बताई है यहाँ से देखना, ठीक है, जैसे बंधक स्थिति प्रजनन, भ्रूण भंडारण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कृत्रिम वीर्य सेजन, ठीक है, कविक कोशिका क्लीनिंग, ठीक है, पालन पोषण करना, ठीक है, हस्तांतरण, स्थापन, पुनर्स्थापन, बीज बैंक, बीज भंडारण, ऊतक संवर्धन, ये ऐसी तकनीकें हैं जिससे हम किसी जीव जंतु को संरक्षित करते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, बाह्य स्थल संरक्षण, यानी जीव जंतु जहां पर उसका प्राकृतिक आवास है वहां से निकाल करके हम उसे किसी दूसरी जगह पर उसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसके लिए इतनी प्रकार की जो तकनीकें हैं वह अपनाई जाती हैं। ठीक है, अगला हमारा 8.8 में देखिएगा क्या है, प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं। देखिएगा, प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैव विविधता के बढ़ते विनाश से प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र स्थानों में मूल्यवान योगदान को बल मिला है। ये क्षेत्र संसाधनों से भरपूर हैं, जैव विविधता की हानि से निपटने के उपयोगी साधन है। इससे जलवायु प्रभाव से समाज को सुरक्षा देने तथा महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सेवाओं के रखरखाव में मदद मिलती है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, देखिएगा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय रूपों से मान्यता प्राप्त क्षेत्र हैं जो मानव और जीव मंडल के बीच एक संतुलन संबंध को प्रोत्साहन देने तथा प्रदर्शन के लिए स्थापित किए गए हैं। वह एक विशेष प्राकृतिक क्षेत्र के अंदर प्रकृति के संरक्षण का महत्व दर्शाते हैं। सतत उपयोग के साथ जैविक विविधता के संरक्षण का पुनः विनियोजन करते हैं। परिणाम स्वरूप आज की संरक्षण जरूरतों को पूरा करने के लिए आदर्श रूप से उचित है। जब मानव आबादी बढ़ रही है और व्यवहारिक रूप से प्राचीन प्राकृतिक वन्यजीव को सुरक्षित रखना बहुत कम होता जा रहा है। इस तथ्य से बावजूद पहले से अधिक मानव अपने जीवन यापन के लिए वन्यजीव तथा प्रजातियों के प्राकृतिक परिस्थितियों तंत्र पर निर्भर रहता था। ठीक है, जैसे सुंदरवन का एक दृश्य जो है, ठीक है, देखिएगा, यूनेस्को द्वारा 1971 में मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के तहत, ठीक है, जीव मंडल को आरक्षित करने के कार्यक्रम आरंभ किया। जीव मंडल आरक्षण कार्यक्रम केवल प्रजातियों, अधिवासों, संरक्षण, विपरीत प्रतिनिधियों, पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित करने पर आधारित है। यह प्राकृतिक परिस्थितियों के तहत यथास्थल संरक्षण, पौधे, जंतुओं, सूक्ष्मजीवों, दीर्घावधि संरक्षण प्रदान करता है। देखिएगा, जैव मंडल आरक्षित स्थान के निर्माण में प्रयोजन जीव
से संबंध में रूपों में यथास्थल संरक्षण करने के साथ समग्रता में इसके समर्थन तंत्र को सुरक्षित रखना है, ताकि यह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में निगरानी और मूल्यांकन के बदलाव के लिए एक रेफलर प्रणाली के रूप में कार्य कर सके। विश्व का प्रथम जीवमंडल, यहाँ से ध्यान देना, विश्व का प्रथम जीवमंडल आरक्षित स्थान 1979 में स्थापित किया गया था, 1979 में स्थापित किया था। तब से जीवमंडल आरक्षित स्थान का नेटवर्क विश्व के 95 देशों के 525 तक बढ़ गया है। वर्तमान में भारत में 18 मौजूदा जीवमंडल, कितना याद रखना, वर्तमान समय में भारत में 18 जीवमंडल आरक्षित स्थान है। कितने? 18 हैं। भारत में 18 जैवमंडल आरक्षित स्थान है। नीलगिरी भारत का पहला आरक्षित जीवमंडल है। क्या है? नीलगिरी। नीलगिरी क्या है? भारत का पहला आरक्षित जीवमंडल था। इस प्रकार से मल्टीपल में क्वेश्चन बनते हैं ना, ऐसे ही तो निकलते हैं। ठीक है, तो जहां से मल्टीपल क्वेश्चन बन सकता है वहां को देखिए। आर्द्र भूमि क्षेत्र क्या होता है देखिएगा। भारत में आर्द्र भूमि लद्दाख के ठंडे शुष्क क्षेत्रों से लेकर के इम्फाल के नर्म गीली जलवायु, राजस्थान के शुष्क क्षेत्र से मध्यम भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून वाले क्षेत्र, दक्षिणी प्रायद्वीप में गीले नर्म क्षेत्र तक विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैली है। दुनिया भर में आर्द्र भूमि क्षेत्र को महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि हम खास तौर पर प्राकृतिक या लगभग प्राकृतिक जैसा आर्द्र भूमि एक उचित प्रतिनिधि उदाहरण हो, यह उचित जैव भौगोलिक क्षेत्र विशेषता है। एक बड़े नदी बेसिन या तटवर्ती क्षेत्र प्रणाली की प्रकृति कार्य शैली में एक अस्थायी जलीय चक्र जैविक और पारिस्थितिक भूमिका निभाते हैं। विशेष प्रकार के आर्द्र भूमि क्षेत्र दुर्लभ या असामान्य है। दुर्लभ, सुभेद या संकटपन्न वनस्पति या जंतुओं की प्रजातियों उप प्रजातियों एक बड़े समूह में सहायता करते हैं। जैसे यहाँ पर बनाया गया ना, इस प्रकार से बनाया गया है। कितना है? ठीक है, तो ज्यादा यही है, बाकी तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है। देखिएगा, आर्द्र भूमि वनस्पति और जंतु जीवन की व्यापक विविधता के महत्वपूर्ण आवास हैं आर्द्र भूमि। ठीक है, इनके किसके? वनस्पति और इनके जीव जंतुओं के। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है वाटर फाउल। क्या है? आर्द्र भूमि यानी वनस्पति जीव जंतु की व्यापक विविधता के महत्वपूर्ण आवास क्या है? वाटर फाउल। चूंकि याद रखना है वाटर फाउल। ठीक है, चूंकि आर्द्र भूमि उथले पानी के क्षेत्र हैं, अतः यह पानी के पक्षियों के लिए अनिवार्य आवास मिलता है। आर्द्र भूमि के इस प्रकार के उदाहरण पूरी दुनिया में देखे जा सकते हैं। आश्रय लेने वाले पक्षियों के अलावा आर्द्र भूमि मछली, सेलफिश की कई प्रजातियों के लिए नर्सरी स्थान भी हैं। यह अनेक प्रकार के जलीय जीव भी आए जाते हैं। उदाहरण के लिए उड़ीसा में चिल्का डाल्फिन, जो समुद्र में मिलने वाली झीलों के क्षेत्र में पाई जाती है। तटीय आर्द्र भूमि खास तौर पर समुद्री मीठे पानी के इकोटोन होने के नाते या मीठे पानी तथा स्थलीय आवास में बहुत अधिक प्रजातियां विविधता पाई जाती है। पारिस्थितिक रूप से आर्द्र भूमि महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये पानी की व्यापकता का नियमन करते हैं, जो प्राकृतिक फिल्टर की तरह कार्य करता है और इसमें उत्कर्षण पोषण गति प्रदर्शित होती है। एक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में आर्द्र भूमि से पोषक तत्व की प्राप्ति परिसंचरण में सहायता होती है। अतिरिक्त नाइट्रोजन मुक्त होती है। फास्फोरस ठीक है, फोर्स निष्क्रिय बनाता है। जहरीले पदार्थ हो, रसायन हो, भारी धातुओं हो, पौधे हो द्वारा अवशोषण के जरिए हटाए जाते हैं। इससे अपशिष्ट जल का उपचार होता है। इसके अलावा तटीय आर्द्र भूमि अपने अनोखे सदाबहार क्षेत्रों के द्वारा प्राकृतिक बांधों का काम करते हैं। इसमें समुद्र द्वारा क्षरण रुक जाता है। समुद्र तल में संभावित रूप से बढ़ने का जोखिम सभी स्थानों के लिए घातक है। इसमें संभावित खतरे को तुरंत रोकथाम के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाया गया है यहाँ के सदाबहार क्षेत्रों के जाल की योजना है। ठीक है,
वास्तव में भारत और बांग्लादेश के सदाबहार आर्द्र भूमि क्षेत्र बंगाल की खाड़ी को उठाने वाले विनाशक तूफानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिरोधक तौर पर कार्य करते हैं। इस प्रकार आर्द्र आर्द्र भूमि बाढ़ को नियंत्रित रखने, जलाशयों में जलस्तर को बनाए रखने तथा सतह पर इसके बहाव परिणाम को क्षरण कम करने में सहायता करती है। आर्द्र भूमि जो करती है, ठीक है। अब देखिएगा, पर्यावरण के संदर्भ में आर्द्र भूमि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये पानी की गुणवत्ता में सुधार, सुरक्षा के साथ स्थानीय मौसम को मध्य स्तर पर बनाते हैं। आर्द्र भूमि को पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक ठंडी जलवायु वाले स्थान पर अपनाया गया है। आर्द्र भूमि शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट जल संग्राही के रूप में कार्य करते हैं और यह मछली पालन, कृषि के जरिए अपशिष्ट में मौजूद पोषक तत्वों को प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक उल्लेखनीय अर्थों में आर्द्र भूमि पक्षी अवलोकन के मुख्य क्षेत्र बनाए गए हैं। इसका एक उदाहरण भारतपुर अभ्यारण्य दिया जाता है। कौन सा? आर्द्र भूमि के लिए भारतपुर अभ्यारण्य। अतः यह प्रस्तावित है कि पर्यटक आकर्षक केंद्रों के रूप में अन्य आर्द्र भूमियों का विकास किया जाए। पर्यटक के रूप में उनका लगभग अगर आप देखेंगे तो हमारा ये जो चैप्टर है समाप्त हो गया है, ठीक है। काफी लंबा चौड़ा चैप्टर था, ऐसा नहीं था बहुत छोटा चैप्टर था, काफी लंबा चौड़ा चैप्टर है।